नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम अपना जो क्वेश्चन पेपर चल रहा था हमारा प्री बोर्ड का, उसी ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए करा था, जिसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन थे। आज हम सेक्शन बी करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आते हैं 21 से लेकर 25 तक। 5 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें कितने रूट्स हैं? इसके 2 रूट्स हैं, बिकॉज द वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके जो रूट्स होंगे कितने होंगे? 2 होंगे। अब वो 2 कैसे हैं? वो डिपेंड करता है इसके डिस्क्रिमिनेंट पर कि d, और d होता क्या है कि b² माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, किसके दोनों के दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, वास्तविक और दोनों ही अलग अलग होंगे। अगर d की कंडीशन आ जाती है इक्वल्स टू में 0, तो हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दोनों ही रियल और इक्वल होंगे। अगर d आता है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आता है, तो हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, इमेज। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा था। क्वेश्चन में हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर a मेरा होगा 2, b इज माइनस 2√2 एंड c इज 1। तो d इक्वल्स टू में b² माइनस 4ac। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? b², b मीन्स माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, और माइनस का स्क्वायर है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 8 माइनस में 4 2 जा 8, और 8 माइनस 8 0। तो इस समीकरण, द्विघात समीकरण, या फिर हम कहेंगे इसको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं दोनों ही क्या आएंगे? इक्वल रूट्स हैं, बराबर हैं और वास्तविक हैं। तो डिपेंड करता है डी की कंडीशंस पर कि अगर डी इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन है, या फिर लेस देन 0 है। अब करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, फाइंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो अभी भी कई बच्चे इस ट्रेडिशनल मेथड से इसका एलसीएम निकालते हैं, 6, 72 और 120। देखो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, बट उसने जब स्पेसिफिक हमें बोल दिया कि किस मेथड से निकालना है मुझे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, अभाज्य गुणनखंड से, तो हमें इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा। जैसे 6 को मैं प्राइम में कैसे तोड़ूंगा? 6 इक्वल्स टू क्या जाएगा? 3 इंटू में 2। 72 को कैसे तोड़ूंगा? 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। और 120 को 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक हो गए हैं। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। देखो एलसीएम के लिए मैंने एक बहुत आसान तरीका आपको अपनी वीडियो में समझा रखा है। वो क्या है? देखो यहाँ पे बताता हूँ कि सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले देखो इनके प्राइम फैक्टर्स में देखो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं आपको इसमें। देखो तो 2 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है और 5 नज़र आ रहा है। तीनों टाइप के प्राइम है यहाँ पर, 2, 3 और 5। तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5। अब इनकी हाईएस्ट पावर लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? तीनों में चेक कर सकते हो आप, कितनी आ रही है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो क्या आ जाएगा? 8 इंटू में 9 इंटू में 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 360। तो सिंपल है। एचसीएफ में कॉमन और सबसे छोटी पावर प्राइम्स की, और एलसीएम में सारे के सारे प्राइम लिख लो और उनकी हाईएस्ट पावर लिख दो, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।
बस आपको एग्जाम में देखना है कि क्या पूछा है। प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आप निकालोगे, अदरवाइज आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज ए राइट एंगल एंड साइन ए इक्वल्स टू में 3/4 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए एंड cos ए, कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है एवं साइन ए इक्वल्स टू में 3/4, तो tan ए एंड cos ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी समकोण है, राइट एंगल है, तो ये मेरा आ गया एंगल बी। कंडीशन क्या है कि साइन ए की वैल्यू दी है 3/4। तो देखो एक रूल हमने सीखा था क्या, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो पहला रिलेशन होता है साइड्स का, ये होता है साइन के साथ, दूसरा होता है ये कॉस के साथ, और ये जो तीसरा होता है ये होता है टेन के साथ। मीन्स कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कि साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, इसी की हेल्प से ये ट्रायंगल बना था हमारा। ये एंगल बी था, इसको ए ले लो चाहे इसको सी ले लो। ठीक है, चलो ए इसको ले लेते हैं, सी ये हो गया। उसने क्या कहा कि साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4। देखो जो भी एंगल लोगे आप वो हमेशा बेस में रखना। तो क्या यहां पर क्या दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल्स टू में 3/4 की मतलब परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेनस वैल्यू कितनी है 4। देखो एनसीईआरटीज वगैरह में ना यहाँ पर के लेके चलते हैं। ये क्यों लेते हैं, देखो ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो साइड्स का। हो सकता है इधर 9/12 हो साइड हमारी, क्योंकि काटने के बाद क्या होगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये रेशियो होता है, ठीक है, ना कि वैल्यूज़। पर हम इसको जनरली सॉल्व करने के लिए हम इनको साइड ही मान लेते हैं 3 4। तो अब ये कितना आ जाएगा, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस की हेल्प से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसकी हेल्प से ये निकल जाएगा। फिर आप कोई भी फंक्शन पूछेगा, कॉस पूछ रहा है तो b/h, tan पूछ रहा है तो p/b। अगर कॉसेक पूछ रहा है तो वो इसका रिवर्स होता है, सेक कॉस का रिवर्स होता है, और कॉट tan का रिवर्स होता है। तो वही मैंने यहाँ करा है। तो देखो साइन ए इक्वल्स टू में 3/4 p/h, tan ए p/b, कॉस ए b/h। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करी तो बेस मेरा कितना निकल गया √7। तो उसके बाद तीनों साइड्स पता है तो मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अभी इसी के एक और पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ tan a + b इक्वल्स टू में √3 एंड tan a - b इक्वल्स टू में 1/√3। और जो a + b है वो वेरी कर रहा है 0 से 90 के बीच में, पर वो इक्वल्स टू 90 भी हो सकता है। देन फाइंड एंगल a एंड b। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो छोटी सी टेक्निक बताता हूँ इसमें क्या है, कि यहाँ दिया हुआ है कि tan a + b इक्वल्स टू में √3 और tan a - b इक्वल्स टू 1/√3। तो देखो tan a किसके इक्वल है √3 के। तो मैं चेक करूंगा कि tan में √3 किस एंगल पर है, कि tan a + b को मैं ऐसे ले सकता हूं कि tan 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। अब देखो इक्वल का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। किसका फंक्शन है tan का, किसका फंक्शन है tan का, और दोनों की वैल्यू भी इक्वल है। तो ये जो एंगल होंगे ये दोनों भी क्या होंगे सेम।
तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60। सिमिलरली मैं a माइनस बी इक्वल्स टू कितना कर दूंगा 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को याद करने का तरीका ही बता दिया था कि कैसे याद रख सकते हैं इसको इजीली, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये 30 है या 60 है, ये 30 है या 60। मैंने अपनी एक वीडियो में इसका अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो देखो a प्लस बी मिल गया, a माइनस बी मिल गया, ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशनों का मैं ऐड कर दूंगा, इसी में मैंने ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 2a इक्वल्स टू में 90, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45, और a की वैल्यू पता है तो b की भी निकाल लेंगे। तो सेम देखो वैसे करा है इसमें कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू में √3, tan a प्लस बी इक्वल्स टू में tan 60, देन a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 60। सिमिलरली tan a माइनस बी इक्वल्स टू होता है 1/√3, तो tan a माइनस बी इक्वल्स टू में tan 30, तो a माइनस बी इक्वल्स टू में 30। फिर दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड से, b से b कट जाएगा ऐड करते टाइम, a प्लस a 2a इक्वल्स टू में 90, तो a की वैल्यू आ गई 45, और 45 की वैल्यू चाहे फर्स्ट में इक्वेशन पुट करो चाहे सेकंड में, तो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 15। ठीक है। इसी में 2-3 तरह के क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पर कोट होता, साइन होता, तो कुछ नहीं, बस आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यू सेम फंक्शन में किस एंगल पर है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी 1,4 कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 एंड बी के निर्देशांक 1,4 है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके से माइंड लगा सकते हैं कि भाई ये सर्कल है, ये सेंटर O है, जो 2 और -3 है, ये डायमीटर है, ये A है, O है और B है कि 1,4। कुछ बच्चे इसमें सीधा ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे कि अगर मैं AO को निकाल लूँ, अच्छा A को तो मानना पड़ेगा ना x, y, कि AO किसके बराबर होगा OB, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। बेटा जब अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें आप लगाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। आप एक दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या कि O क्या है, AB का मिड पॉइंट है, क्योंकि सेंटर जो है डायमीटर के बिल्कुल बीचों बीच होता है। ठीक है। और मिड पॉइंट फार्मूले से यह क्वेश्चन तुरंत ही 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। कैसे, हम इसको ये बोल सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट। तो और मिड पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, देखो ये एक लाइन है A और B है, ये O इज द मिड पॉइंट है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, और मुझे अगर मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा। अगर मान लो मिड पॉइंट है x और y, तो वो कैसे निकलेगा, एक्स वाई की वैल्यू कैसे इक्वल आएगी, कैसे निकलेगी कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो इस मेथड से बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता है तो उसका टाइम खराब होगा, आंसर तो उससे भी आ जाएगा पर टाइम खराब होगा। तो ठीक है, हमें समय को बचाते हुए जिस मेथड से इजीली आंसर आ जाए वो हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जिसका एक कंसेप्ट जल्दी क्लियर होगा कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वो इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेगा। ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ भी अप्लाई करी है कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी x1 y1, कि माना A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 y1। तो O इज द सेंटर ऑफ ए बी। अब सेंटर मुझे पहले से दिए हुए हैं 2,-3, तो इक्वल्स टू में, तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे x1 प्लस 1 अपॉन में 2, y1 प्लस 4 अपॉन में 2। तो x वाले कोऑर्डिनेट को एक तरफ और y वाले कोऑर्डिनेट को एक तरफ लेके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा A का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। उसके बाद
देखो बाद में हम चेक भी कर सकते हैं हमारे आंसर को कि हमारा आंसर ठीक निकला नहीं निकला। हम देखो अब x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 + 1 4, 4 का हाफ 2, बिल्कुल ठीक है। y1 कितना है मेरा -10, -10 + 4 -6, -6/2 -3, तो यस आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। कह रहा है जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर और उस सर्कल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले डायग्राम हमें ठीक बनाना है। सर्कल बना लिया, सर्कल में O इज द सेंटर, P इज एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल और PA इज द टेंजेंट जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर दी है और रेडियस कितनी है 5। तो देखो जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो लाइन आती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। तो क्या बन गई एक पाइथागोरस थ्योरम। तब इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम अपनी इस हाइपोटेनियस PO की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि OA रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, PA इक्वल्स टू में 12 सेंटीमीटर, एंगल OAP 90 डिग्री इन ट्रायंगल OPA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो PA का स्क्वायर इक्वल्स टू में OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, POA का स्क्वायर इक्वल्स टू में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस में 144। तो ऐड करने पर 169 और 169 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन C के साथ आएंगे और बहुत जल्द आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।